So hi, hello student, how are you today? Myself Vishal and I hope आप सब अच्छे होंगे. Okay. So today we'll study about the electric flux. Okay. So अब तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ रखा था, ठीक है, तो वो था आपका आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी किया था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था एंड एग्जैक्टली कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज़ थी. वो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, तो हमने देखा था ना कि बेसिकली जो मेन फील्ड की प्रॉपर्टी ये थी आपकी कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो फील्ड होगी वो किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, है ना, और नेगेटिव के थ्रू रेडियली इनवर्ड होगी. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि फील्ड क्या कर सकती है, किसी एक मतलब दो फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होगी, है ना, और वहाँ पे दो फील्ड लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे दो फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपके फील्ड लाइन के बारे में स्टडी किया था. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है, तो फ्लक्स को हम कैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में उसको फील कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली फ्लक्स का मतलब क्या होता है. तो फ्लक्स का जो मीन है ना, जो लैटिन वर्ड्स में जो इसकी लैटिन मीनिंग है वो है टू फ्लो. तो टू फ्लो से हमने ये देखा ना कि जब सिंपली आप क्या करते हो, जब बाइक से आप ट्रैवल करते हो तो देखोगे ना कि जब एयर आपके ऊपर, जब एयर के डायरेक्शन में जा रहे हो आप या बाइक से जा रहे हो तो क्या लगता है कि एयर आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है ना. तो आपने सपोज करो कि आप क्या करते हो, एक बड़े से कार्डबोर्ड या कोई प्लेन सरफेस आप लेके जा रहे हो, ठीक है, तो अगर जिस डायरेक्शन में एयर चल रही है उस डायरेक्शन में अगर आप प्लेन जो है, प्लेन सरफेस है, उसको आप मैक्सिमम सरफेस उसकी तरफ कर दे रहे हैं, है ना. जैसे मान लो कि ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, इस और ये इधर से एयर से जा रही है, ठीक है ना, और बोर्ड को हमने क्या किया है, इसका जो सरफेस है उसकी तरफ करके रखा है, ठीक है. तो हमें ये फील होता है ना कि हमें एयर के थ्रू मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, फील होता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं उस कि हमारे ऊपर फोर्स कम फील हो तो हम क्या करते हैं, उसको टेढ़ा करने लगते हैं. जब टेढ़ा करते हैं ना तो हम देखते हैं कि जो फोर्स लग रही थी एयर के थ्रू वो क्या होने लगी, कम होने लगी. और एक ऐसा पॉइंट आएगा, दैट मीन्स क्या, इस मान लो बोर्ड को हमने घुमाते गए और ये बोर्ड कैसा हो गया, बिल्कुल एयर की डायरेक्शन में हो गया. मतलब इसका जो सरफेस का जो प्लेन था वो उस एयर की डायरेक्शन से सीधा कैसा हो गया, परपेंडिकुलर. मतलब ये ऐसा था, ये घूम के ऐसा हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो गया. तो उस टाइम आपको फोर्स होगी एयर के थ्रू वो क्या होगी, मिनिमम होगी. क्लियर हुआ ना, ये आपने इसको फील किया होगा. यही बेसिकली क्या होती है, आपकी फ्लक्स होती है, ठीक है. तो अब इसको साइंटिफिक वर्ड में या जो हमने पढ़ना है वो उसको कैसे उसके थ्रू हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे. तो बेसिकली देखो, हमने फील्ड लाइन की स्टडी कर रखे थे ना, फील्ड लाइन का हमने देखा था आपको. तो फील्ड लाइन ऐसे होती है ना बेसिकली, जैसे मान लो कि किसी चार्ज के थ्रू, ये मान लिया हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है. कौन सी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड. ये लाइन जो हमने बना रखा है ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि अगर क्या हो लाइन, फील्ड लाइन क्या हो, ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. या फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो सॉरी, यहाँ अगर जहाँ पे भी फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ बोलोगे ना कि मैक्सिमम फील्ड लाइन्स वहाँ से पास हो रही हैं, ठीक है ना. तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली ये डिफाइन होता है ये एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing through the field line, passing through or link with the surface. कौन सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है. वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, ठीक है ना. तो इसको बेसिकली हम इसको डिनोट जो करते हैं वो होता है फाई, ठीक है, फाई से इसको डिनोट करते हैं. क्लियर हुआ. आई थिंक इस सिंबल से आप अवेयर होगे, इसको बोलते हैं हम फाई, ठीक है. अब देखो, इसको कहने का क्या मतलब है कि वो परपेंडिकुलर सरफेस जिससे क्या हो रही है, जितनी लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही हैं या उसके थ्रू उससे पास हो रही हैं, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है. क्लियर हुआ कुछ.
ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं ना जब सरफेस होता है तो सरफेस मतलब क्या कि वो एरिया होता है, ठीक है ना। सरफेस मतलब क्या, वो एरिया की बात करेगा, ठीक है। कितना सरफेस है मतलब कितना एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म आ गया एरिया। अब एरिया की मतलब क्योंकि यहाँ पे सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, उस सरफेस पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो सारा खेल किस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे होगा, वही हमारी क्या होगी, फ्लक्स होगी। तो देखते हैं कि एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया आप सब जानते हो ना, लेंथ इनटू विड्थ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये है आपका, ठीक है। इसका हमने मान लिया कि यहाँ पे ये है, सॉरी ये लेंथ मैंने मान लिया और ये हमारा विड्थ मान लिया, ठीक है ना। या इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक। तो एरिया पूछेगा तो क्या बताओगे, लेंथ है तो विड्थ, तो एल इंटू बी होता है, यही ना आपका एरिया होता है, ठीक है। अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ये कि एरिया कैसी क्वांटिटी थी, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। कैसे, तो आप आई थिंक आपको याद होगा, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था ना कि हमने एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि एरिया के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और वो किधर होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसके, जैसे अगर हम बात करें इस एरिया, ये बोर्ड का एरिया होगा ना, ये पूरा सरफेस आपका है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो ये होगा या तो आउटवर्ड हो सकता है या तो इनवर्ड हो सकता है, लेकिन किसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यही था ना, भूल गए, याद है। तो ये था आपका, सो दैट्स वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर होगा तो जाहिर सी बात है इसका क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एरिया के बारे में स्टडी हमने देखते हैं इधर, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, या तो वो बाहर हो सकता है या वो अंदर हो सकता है, ठीक है। एरिया वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एरिया कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, तो आपने देखा था, जैसे मान लो कि आपका ये x है और ये आपका y है और ये आपका अपना z है, ठीक है। ये ऐसे हैं, तो x, y और z हो गया। यहाँ पे मान लिया कि आपका ये हमने मान लो यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये आपका a मान लिया इसको, और ये आपको इसको हमने b मान लिया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से पूछेगा कि व्हाट इज़ द एरिया, तो बोलोगे सर एरिया क्या होती है, वेक्टर होती है। तो यहाँ पे क्या करते हो, तो सिंपली हमने देखा था ना कि एरिया को फाइंड जब हमने किया था क्लास 11th में, तो यहाँ पे लिखते थे क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब क्या, इसका वेक्टर और इसका वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मतलब क्या होता था, ये ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, तो इसकी जो डायरेक्शन होती थी, है ना, हमने थंब रूल देखा था, राइट हैंड, तो या तो क्या हो सकती है, अंदर हो सकती है, मतलब किसकी डायरेक्शन में, ये मतलब क्या, ये जेड वाली बात है ना, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव जेड होगा, ठीक ना। नेगेटिव जेड मतलब क्या होता है, माइनस के कैप, और यहाँ पे क्या होता है आपका आई कैप, और ये इधर वाला माइनस आई कैप, और ये वाला आपका जे कैप, और ये आपका माइनस जे कैप, ठीक है। ये था क्या, ये क्या था ना। तो एरिया तो क्या हो सकता है, ये तो जेड की डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो। मतलब क्या होगा कि हमेशा इस ए बी के प्लेन में होगा, मतलब इस वाले प्लेन के हमेशा, सॉरी, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, हमेशा इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर जो होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी बात करते हैं इससे, तो ये हमारा कौन सा मतलब किस तरीके का ये सरफेस हो गया। मतलब अगर हम किसी प्लेट की बात करें, ये बोर्ड की बात करें, तो ये किस तरीके के एरिया है, ये तो ओपन टाइप के एरिया है ना, मतलब ये प्लेन, मतलब ये ओपन है, दिख रहा है आपको। अगर हम बात करें स्फेयर की बात करें, क्यूब की बात करें, सिलेंडर की बात करें, ठीक है ना। तो स्फेयर में मान लो जैसे हम स्फेयर बना लिया, ठीक है। तो देखा होगा ना स्फेयर, मतलब कि जितना ये है मतलब हर तरफ क्या होगा इसका 3D, मतलब कि ये तीन टाइप, मतलब 3D, तीन डायरेक्शन में क्या होगा इसका एरिया बटा होगा, सरफेस का बटा होगा। तो इस तरीके के मतलब सिस्टम में एरिया को हम कैसे कंसिडर करेंगे, इसमें तो हमेशा क्या था, आउटवर्ड की डायरेक्शन में। कौन से वाले में, जो 2D के जो ओपन है, ठीक है, ओपन में, ठीक, किधर, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड। जब बात किसकी हो, क्लोज की हो, तो इसकी ज़्यादा स्टडी हम करेंगे आपका गॉस लॉ में पढ़ेंगे आप। तो जब गॉस लॉ आपको बताऊंगा तो उस टाइम ये क्लोज सिस्टम की स्टडी करेंगे। जैसे मान लो ये स्फेयर हो गया, ठीक है,
आपका क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसमें एरिया कैसा होगा, तो हमने बोला था ना कि इसमें या तो अंदर की तरफ हो गया तो बाहर की तरफ, ठीक है ना, या तो मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, वो इधर हो या पीछे हो, ठीक है। और वो डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि 3D जब क्लोज सिस्टम हो, जब क्लोज टाइप के क्या हो आपके पास सरफेस हो, तो उसमें हम आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल अब अभी के लिए आप ये कर लो कि हमेशा जो होगा इसमें भी क्या होगा, आपका आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा, हमेशा बाहर की तरफ, मतलब कि आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा, हमेशा आउटवर्ड, मतलब ये सारे फेस के क्या होगा, आउटवर्ड कंसिडर यही करेंगे, एरिया हमेशा यही वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, आगे देखते हैं, ठीक है। सो हमने देखा था ना कि फ्लक्स क्या था, तो कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो रही है उस सरफेस एरिया से लिंक हो रही है या उसके थ्रू पास हो रही हैं, वही हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लेट है या कोई सरफेस है, ठीक है ना, इस टाइप का है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ठीक है, इस तरह से मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे पास कर रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सरफेस रखा, ठीक है, जिसका एरिया कितना है, ए है, क्लियर हुआ। और ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर, मतलब ये प्लेन है तो इसके क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होगा ना, मतलब समझ रहे हो, ये फील्ड लाइन जा रही है और ये हमारा ऐसे प्लेट, हमारी सरफेस ये वाली प्लेट रखी हुई है, ठीक है, ऐसे पास कर रही है, ठीक है। तो इस बार हम देखें ना कि जो एरिया वेक्टर वो या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखा हमने, तो ये इस बार देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये जो एरिया वेक्टर वो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, सपोज करो, ठीक है ना, सपोज क्या हमने देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरे केस में हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये ऐसा झुक गया, ठीक है ना, इधर की तरफ थोड़ा सा ये टेढ़ा कर दिया हमने। इस बार हमने क्या कर दिया कि जो एरिया वेक्टर जो सरफेस है वो बिल्कुल ऐसे कर दिया, मतलब ये इस बार ऐसा ही है और ये भी एरिया भी, मतलब सरफेस भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं मतलब कहाँ पे हमें, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो फाई है, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्लियर हुआ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लक्स जो होगी, जैसे हम बात करें, जैसे मान लो हवा अगर बहुत तेज़ हो तो क्या होता है कि हमें लगता है कि फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है, और हवा कम हो तो फोर्स कम लग रही है। या सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर बहुत ही बड़ा क्या हमारे पास जो सरफेस हो, क्या बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो क्या होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, जितना छोटा रहेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगी, तो ये करेगी आपको सरफेस एरिया पे या एरिया पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी। और तीसरे केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो देख रहे हो कि यहाँ पे भी एरिया ए ही है, यहाँ पे भी एरिया सेम है, मतलब तीनों केस में एरिया सेम है और फील्ड लाइन भी क्या है, सेम है। अब तीनों केस में देखो कि किसमें सबसे अधिक फ्लक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसको तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि इन तीनों में से आई थिंक सबसे ज़्यादा जो फ्लक्स फील हो रहा होगा वो किस में होगा, आई थिंक ये फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड। फर्स्ट वाले को सबसे अधिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, फील हो रहा होगा। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा जो केस होगा कि वो दैट मीन्स एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, एंगल बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो ये है मान लिया कि थीटा एंगल पे है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। इधर देख रहे हो तो ये आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका है एरिया वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो कि ये ही आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका है एरिया वेक्टर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये थर्ड वन क्या होगा, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन किसमें एरिया वेक्टर एंड किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बीच के एंगल पे भी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्लियर हुआ।
अब देखते हैं कि कौन से एंगल के साथ, मतलब कौन से फैक्टर के साथ ये इसके अंदर या इससे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो हमारा केस था कि जो फ्लक्स था वो किस पे था, तो ये E, ठीक है, और ये हमारा क्या था यहाँ पे A, और तीसरा जो क्या होगा आपका, तीसरा एंगल, तो एंगल में कौन सा होगा। अब देखिए तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमने मान लिया एरिया वेक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखो तो एरिया वेक्टर ये है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया ये मान लो कि सरफेस, ठीक है, ऐसा नहीं, देखिए अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एंगल होता है तो हमने पढ़ा होगा कंपोनेंट रिजॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना ही ये इसकी डायरेक्शन में है ना ही इसकी, हमें तो क्या चाहिए, या तो इसकी में मिल जाए या तो इसके, मतलब हमें पर्टिकुलरली चाहिए इसकी डायरेक्शन में, कि मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब किसके, जो सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे देखो ये है ना, ये मान लिया सरफेस था ऐसे, ठीक है, और ये फील्ड लाइन थी, ये सरफेस था ऐसे और ये फील्ड लाइन थी, ठीक है ना। तो फील्ड लाइन ऐसे ही है, तो ये तो इसका परपेंडिकुलर नहीं है ना। अगर मान लो कि ये अगर हम एरिया की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर ये तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो है ऐसे, तो कितना इफेक्टिव होगा, मतलब कितना, मतलब ये जो है इससे कितना इफेक्टिव लाइंस इससे पास हो रही है, वही तो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर एरिया चाहिए हमें, ठीक है। देखो तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a cos थीटा होगा ना, और यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होगा आपका a sin थीटा। तो देखो इस वाली केस में अगर हम बात करें a cos थीटा और इस वाली केस में बात करें a sin थीटा, तो देखो इन दोनों में से कौन सी वेरीफाइड हो रही है। हमने देखा ना कि इस केस में क्या थी, मैक्सिमम थी, इस केस में कैसी थी, मिनिमम थी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो a sin थीटा वाला जो वो होगा, थीटा वो एंगल होगा, वो क्या होगा, नहीं यूज होगा, कौन सा वाला यूज होगा, ये होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a cos थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ये आई थिंक आप जानते हो, हमने यहाँ पे देखा कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आई थिंक इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्यू, और ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना, या इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ, तो ये थी कहानी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि कैसे और क्यों इसको हम लेते हैं, क्यों कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ। सो अगर हम बात करें इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा आपका, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका, दैट मीन्स की फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब क्या, न्यूटन पर कूलम्स, ठीक है, और एरिया है तो क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर, ये हो गया ना, दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्स, ठीक है। हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा इसका, तो आई थिंक न्यूटन का होता है आपका m/L/T-2, ठीक है। कूलम्स का हो जाएगा आपका आई थिंक चार्ज ना, तो I = Q/T, तो यहाँ पे हो जाएगा ये A/T होगा, और ये मीटर होगा तो क्या होगा आपका L2, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक ये होगा आपका M/L3T-3, और ये होगा आपका A-1, ये हो गया आपका डायमेंशन। और एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है, इसका डॉट प्रोडक्ट किया है, और यहाँ पे देख रहे हो, सो दैट्स वाई, ठीक है ना, समझ रहे हो। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट होगा कि ये जो है आपका, ये फ्लक्स जो है आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आई थिंक दिख रहा होगा। सो ये आपका है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली इसका फ्लक्स का फील क्या होता है, मतलब क्यों हम, नहीं तो सिंपली क्या, अगर आपको सिंपली क्या ई क्या बोल देते हैं, ई डॉट ए, मतलब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या A cos थीटा। क्लियर हुआ। बट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कि हमने बस इसको रटना नहीं है, हमें इसको फील करना है। क्लियर हुआ। तो
तो थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ हम इसको क्लियरफाई करते हैं कि एग्जैक्टली जो हम यूज़ करने वाले हैं वो थीटा या एंगल वो क्या है, ठीक है ना, या किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो केस देखते हैं कि जब क्या हो, पहला केस ये है आपका कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, आपस में कैसी हो, पैरेलल टू ईच अदर, कैसी हो, पैरेलल हो। जब पैरेलल होंगी, मतलब ध्यान देना आप पे, ये एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, नॉट सरफेस की बात नहीं कर रहा है, एरिया वेक्टर की बात कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो कंफ्यूज होके सरफेस को कंसिडर कर लेते हैं और एरिया वेक्टर को भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मतलब इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन या उसका डायरेक्शन, ठीक है, उस और फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल हमें बताना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, आई थिंक हमें फ्लक्स क्या था आपका, तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा। तो आई थिंक यहाँ पे जब पैरेलल है दोनों तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ना, 0 डिग्री, मतलब कि एरिया वेक्टर भी ऐसे और ये भी है वेक्टर ऐसे, तो दोनों एरिया वेक्टर फील्ड लाइन कैसे हो गई, पैरेलल हो गई ना। जब पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और यहाँ पे जब 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है आपकी 1। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी, सॉरी फ्लक्स होगा, वो कितना होगा ई ए, तो फाई यहाँ पे क्या होगा ई ए होगा और वो क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। दूसरी केस क्या कह रहा है कि देखिए इधर, इस बार देखो यहाँ पे सरफेस और फील्ड लाइन क्या है, पैरेलल है, सरफेस और फील्ड लाइन पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ध्यान दीजिएगा, जब परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो थीटा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और आपने फ्लक्स का पढ़ा है, वो कितना, वो क्या होता है ई ए कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस केस में क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा मिनिमम, मतलब ये 0 होगा। क्लियर हुआ। तो सिंपली कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे देख सकते हो कि अगर फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज करेगा। अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। थीटा की बात करें तो थीटा देखो सिंपली यहाँ पे थीटा तो हम डिपेंड करेगा ना डायरेक्शन, फिर यहाँ पे मान लो कि 90 हुआ फिर 180 हो जाएगा, है ना, 180 होगा तो फिर फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, तो बहुत आसान सी थियरी है और इसका जो मेन एप्लीकेशन होगा वो होगा आपका गॉस लॉ के थ्रू, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू एंड गुड लक।